गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। बच्चों, ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ी बात है इंटरेस्टिंग चैप्टर है हिस्ट्री का। और इस चैप्टर को पढ़कर आप सोशलिज़म के बारे में जानोगे कि सोशलिज़म क्या होता है, यूरोप में ये कैसे फैला, लोगों के मन में सोशलिज़म की भावना कैसे आई। अभी तक हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हमने पढ़ा है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तुम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांस में कैसे क्रांति हुई और किस तरह से फ्रांस ने यूरोप के और देशों में कुछ नई विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, तो बच्चों उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही प्रभाव पड़ा यूरोप के अन्य देशों पर। उसी में रूस पर भी प्रभाव पड़ा, यूरोप के अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा और जीवन जीने की कुछ नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। ठीक है, उसी में एक विचारधारा, एक सोचने का तरीका, एक नज़रिया, समाज को पुनर्स्थापित करने का एक नज़रिया, एक तरीका, जिसको सोशलिज्म कहते हैं, हिंदी में समाजवाद कहते हैं, है ना। बड़ा डिफ़िकल्ट टर्म लगता है समाजवाद। अरे का अच्छी ये है क्या भैया, सोशलिज्म है क्या, है ना। तो इस चैप्टर को, हिस्ट्री के इस एस्पेक्ट को जब हम स्टडी करेंगे, जानेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। हिस्ट्री को पढ़ने से सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं पता चलती है, हिस्ट्री को पढ़ने से हमें हमारा जो प्रेजेंट है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है और हम फ्यूचर में क्या करेंगे, हमें किस तरीके से रहना चाहिए, वो भी हम हिस्ट्री को पढ़कर डिसाइड कर लेते हैं। तो हिस्ट्री सिर्फ पास्ट इवेंट्स को नरेट करना नहीं होता, बल्कि हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को फॉर्म करती है, हमारे फ्यूचर को क्रिएट करती है। ठीक है, तो बच्चों उसी इंटरेस्ट से हम लोग इस चैप्टर को भी, जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियो बनाकर इस चैप्टर को मैं आपके सामने लाऊं। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर 2 का फर्स्ट वीडियो है, क्लास 9th का आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जब लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, बीच बीच में मैं तुमको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और जो सोशलिज़म है उसका मतलब भी अभी मैं सोशलिज़म तुमको समझाने की कोशिश करूँगा, नहीं समझ में आएगा हो सकता है। तो हम लोग बच्चों पहले समझते हैं एक एक लाइन को। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों, फर्स्ट हेडिंग है इसकी, द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का समय। ठीक है, हम लोग अभी यूरोप के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, यूरोप से शुरुआत हुई थी, फ्रांस जो है यूरोप में ही है, वहीं से फ्रांस की क्रांति को हमने पढ़ा। अब हम फ्रांस से थोड़ा निकल गए बाहर और यूरोप के अन्य देशों में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ किस तरह के सामाजिक परिवर्तन हुए। ठीक, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा शक्तिशाली विचारधाराओं के बारे में। कौन सी शक्तिशाली विचारधाराएं? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता, जो कि यूरोप में सर्कुलेट हुई, यूरोप में फैली। कैसे? आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बाद। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपेंड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। फ्रांस की क्रांति ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया था, एक ऐसा रास्ता बना दिया था
जो कि समाज के ढांचे में एक नाटकीय परिवर्तन करने की संभावना को दर्शाता था। थोड़ी सी कठिन। देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ बच्चों, एक बात ध्यान देना, मैं तो इस समुद्र में एक बूंद के बराबर हूँ। मैं बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। मैं तो आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने जाना है, पढ़ा है, जो मुझे अनुभव है, एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं बच्चों, वो जिस्ट होती हैं, यानी पूरा निचोड़ होता है उसमें। और एनसीईआरटी की एक लाइन, एक सेंटेंस ही अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे देता है जिस पर आप 40 मिनट तक लेक्चर देते रहो। कहने का मतलब ये गागर में सागर है, ठीक है। तो और दूसरा, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है बच्चों, वो बहुत सिंपल नहीं होती, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसका जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग कुछ और निकल के आता है, और इसका जो एक हाइड मीनिंग है, जो अंदर छिपा हुआ जो एक मीनिंग है, ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब बहुत बड़ी मतलब इसने किस तरह से कॉम्प्लेक्स वे में ये लिखा कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर। यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसने उन संभावनाओं को क्रिएट किया, उन संभावनाओं, उन पॉसिबिलिटीज की रचना की, ठीक है, जो कि ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। जिस तरीके से समाज का ढांचा बना था, यूरोप का जो सामाजिक ढांचा था, उसमें एक नाटकीय परिवर्तन की शुरुआत होने वाली थी। नाटकीय परिवर्तन, ड्रामेटिक चेंज। ड्रामेटिक देखो, एक तो होता है चेंज, परिवर्तन। जब चेंज मतलब रेडिकल नहीं होता, जैसे मैं भाई ज्योग्राफी का बंदा हूँ, ज्योग्राफी की चीज़ों को मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी बनने की प्रक्रिया, है ना। किस तरह से जो पहाड़ होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो डिसइंटीग्रेट होती हैं, दरकती हैं, कुछ जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके कारण चट्टानों में दरार पड़ती है, वो दरारें और चौड़ी होती हैं धीरे धीरे, बारिश के कारण, धूप के कारण, है ना। वो चट्टानें, नदी का तेज बहाव के कारण चट्टानें टूटती हैं, पत्थर होते हैं, घिसते हैं, धीरे धीरे वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, और इस तरह से सॉइल, मिट्टी बनती है, मृदा बनती है। तो बच्चों, जो पहाड़ों का टूट करके मिट्टी में परिवर्तन होना, ये एक ऐसा चेंज है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम उसको, मतलब वो एकदम विजिबल चेंज नहीं है। हम उसको ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते हम देख रहे हैं, देखो कैसे पत्थर टूटा, अब देखो ये कैसे छोटा टुकड़ा हो गया, ये देखो कैसे फाइन पार्टिकल हो गया, देखो ये मिट्टी बन गई। हम इस परिवर्तन को एकदम से हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, एकदम से हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन वो परिवर्तन हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। एक तो ऐसा चेंज है, और एक जो है वॉयलेंट चेंज, एक रेडिकल चेंज होता है। अचानक से भूकंप आया, बहुत सेस्मिक वेव्स आई, अर्थक्वेक आया, और पूरा का पूरा नगर जो है बर्बाद हो गया। दैट इज रेडिकल चेंज, और वो एकदम विजुअल होता है, एकदम हम देख लेते हैं कि यार अभी ये कैसा शहर था, कैसा मकान था, और अभी देखो बर्बाद हो गया तुरंत, कुछ सेकंड में। तो उसी तरह से समाज में कुछ परिवर्तन होते हैं जो होते रहते हैं, लेकिन हम उनको एकदम से नोटिस नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिनको हम नोटिस कर लेते हैं कि अरे यार अभी तो ऐसी व्यवस्था थी, अब ऐसी व्यवस्था हो गई, यही 2-3 साल में ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी हो गई। जैसे एकदम से चेंज आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एकदम से ये डिसाइड किया कि आज रात को 8 बजे के बाद ये पुरानी मुद्राएं जो हैं वो नहीं चलेंगी, ठीक है।
पुराने नोट नहीं चलेंगे, नया से एकदम से रेडिकल चेंज इन सोसाइटी, ठीक है। और बहुत सारे उसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो दैट कैन बी टर्म्ड एज द ड्रामेटिक चेंज, उनको हम ड्रामेटिक चेंज कह सकते हैं, समझ गए बच्चों, उनको हम ड्रामेटिक। तो उसी तरह से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है बच्चों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यूरोप की सोसाइटी में एक ड्रामेटिक चेंज की पॉसिबिलिटी क्रिएट की, एक नाटकीय परिवर्तन, यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसको हम देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, फील कर सकते थे कि नहीं ये परिवर्तन हो गया, हमने महसूस किया, हमारे देखते देखते ये चेंज हो गया। एज यू हैव रीड बिफोर द 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा कि 18वीं शताब्दी से पहले यूरोप का जो समाज था वो विभिन्न एस्टेट्स में बटा हुआ था, ग्रुप्स में बटा हुआ था, कैटेगरीज में बटा हुआ था, वर्गीकरण था, अमीर गरीब, नोबल्स, जमींदार, सामंत, चर्च के जो पुजारी हैं, चर्च की जो अथॉरिटी है, राजा, राज परिवार के सदस्य जिसको रॉयल फैमिली बोलते हैं, नोबल्स बोलते हैं, ठीक है। और किस तरह से जो एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी यानी जो सम्भ्रात अभिजात्य वर्ग था, अभिजात्य वर्ग मतलब शासक वर्ग, सामंत, जमींदार, राजा, है ना, ये वर्ग था, और चर्च, इन लोगों ने पूरी जो सामाजिक शक्ति और आर्थिक शक्तियों को कंट्रोल कर रखा था, अपने नियंत्रण में ले रखा था। यानी आम आदमी का कोई रोल नहीं था, आम आदमी का रोल था मजदूरी करो, मेहनत करो, कमाओ, राजा और इस एरिस्टोक्रेसी की बात को मानो, टैक्स चुकाओ, है ना, उनकी मतलब चाकरी करो, नौकरी करो, कुछ बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है। सडनली यानी एकदम से, अचानक, आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद ऐसा लगा कि ये जो सामाजिक रवैया है इसको बदला जा सकता है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ये यूरोप के लोगों ने महसूस किया कि अरे फ्रांस के लोगों ने तो एकदम से मामला उलट दिया, चेंज कर दिया अपने पूरी सोसाइटी को, जो सैकड़ों वर्ष सालों से जो होता आ रहा था उसको एकदम से फ्रांस के लोगों ने मतलब एकदम पलट दी व्यवस्था। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. और विश्व के अनेक भागों में, जिनमें कि यूरोप और एशिया भी थे, नए विचारों, खास तौर से इंडिविजुअल राइट यानी प्रति व्यक्ति अधिकार, हर व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जो है नए विचार, नित नए विचार आने लगे, है ना। और हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस, कि जो व्यक्ति, समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है व्यक्ति, उनके अधिकार, है ना, और जो कि सामाजिक शक्तियों का नियंत्रण करते हैं, उनके बारे में लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया, है ना। अब बहस का मुद्दा बन गया समाज में, लोगों के बीच में एक चर्चा हो गई कि पहले तो व्यक्तिगत अधिकार नाम का कोई शब्द ही नहीं था। पहले क्या था? राजा और राजा का अधिकार, सामंत जमींदार का अधिकार, चर्च के पादरी का अधिकार, बस व्यक्ति आम आदमी का अधिकार ये तो कुछ था ही नहीं। लेकिन अब लोग उसकी चर्चा करने लगे कि अब जो सामाजिक शक्ति है उसका नियंत्रण व्यक्ति के अधिकारों में निहित है। In India, Raja Ram Mohan Roy and Desrosiers talked of the significance of the French Revolution and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. ठीक है, भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो जैसे लोगों ने फ्रांस की क्रांति की महत्व की बातें करनी शुरू कर दी और बहुत से लोग इस बात की बहस करने लगे कि यूरोप जो है वो क्रांति के बाद किस तरह का बन गया है। फ्रांस की क्रांति के बाद का यूरोप
किस तरीके का हो रहा है, इस बात पर अब डिबेट होने लगी। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोशिएटल चेंज। और जो कॉलोनीज में परिवर्तन हो रहे थे, जो कॉलोनीज में विकास हो रहा था, कॉलोनीज, यहाँ कॉलोनीज किसको कहा गया है? यूरोप के जिन ताकतवर देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों पर कब्जा किया था, उनको कॉलोनी कहा जाता था। उपनिवेश हिंदी में बोलते हैं, उपनिवेश यानी जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर ले और अपनी शासन व्यवस्था ज़बरदस्ती थोप दे, तो उसको कॉलोनी कहा जाता है। तो कॉलोनी, जो कॉलोनीज थे, जैसे भारत क्या था? कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी। तो ऐसे देशों में भी अब नए विचार जन्म ले रहे थे, एक नया आकार ले रहे थे समाज में परिवर्तन के। ठीक है बच्चों, Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. हालांकि यूरोप में हर व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि समाज का एकदम से पूरा एकदम कायाकल्प हो जाए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, पूरे तरीके से परिवर्तन हो जाए। हर व्यक्ति नहीं चाहता था ऐसा। नॉट एवरीवन, है ना। रिस्पॉन्सेज वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी बट विज्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। ठीक है, टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। जो रिस्पॉन्सेज आ रहे थे समाज में कि जो परिवर्तन है, परिवर्तनों के बारे में कि जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें दो तरह की विचारधाराएं थी। कुछ तो चाह रहे थे कि भैया चेंज वॉज नेसेसरी, कि परिवर्तन तो आवश्यक है, परिवर्तन होना चाहिए, बट विस्ड फॉर ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। समाज में जो परिवर्तन है वो एकदम से नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। वहीं दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, लेकिन कुछ समाज का एक ऐसा वर्ग भी था, कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि ना 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 ना, एकदम से परिवर्तन हो, समाज में एकदम बस उलट दिया जाए, है ना। जो बहुत शोषित अपने आप को महसूस कर रहे थे, दबे हुए, कुचले हुए महसूस कर रहे थे, वो चाहते थे कि एकदम से रेडिकली, तुरंत समाज में परिवर्तन हो, नीतिगत परिवर्तन हो, ढांचागत परिवर्तन हो, बेस फाउंडेशनल चेंज हो, है ना। मतलब कहने का मतलब कि समाज में दो तरह की विचारधाराएं थी। एक तो चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, बदलाव हो, लेकिन धीरे धीरे हो, किसी को परेशानी ना हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, परिवर्तन तुरंत हो, किसी भी कीमत पर परिवर्तन तुरंत हो, धीरे धीरे नहीं, एकदम से परिवर्तन हो। सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ कंजर्वेटिव कहलाए, अदर्स वर लिबरल्स और रेडिकल्स, कुछ को कहा गया लिबरल्स, कुछ को कहा गया रेडिकल्स। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम? ये जो टर्म्स हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल, ठीक है, उस समय के लिए इनका क्या वास्तविक मतलब था? What separated these strands of politics and what linked them together? किन चीज़ों ने राजनीति में इन लोगों को अलग अलग किया था और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इन लोगों को आपस में जोड़ा था? ठीक है, we must remember that these terms do not mean the same thing in all context or at all times. और हमें ये अच्छी तरह पता है कि ये जो टर्म्स हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल, ठीक है, इनका एक ही मतलब नहीं है, चाहे समय कोई भी रहा हो, चाहे कोई भी विषय वस्तु रही हो, है ना। इन लोगों में कुछ बेसिक फाउंडेशनल डिफरेंस था। ठीक है, we will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century and we see how they influence change. हम लोग आगे इस चैप्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराएं 19वीं शताब्दी में जो शुरू हुई, उनके बारे में जानेंगे, उनको पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से इन राजनीतिक परंपराओं ने परिवर्तनों को प्रभावित किया। Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. और फिर हम एक ऐसे ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे
जिसने कि समाज में एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक मतलब एक तुरंत वाला, एकदम एकदम से एट सडनली परिवर्तन किया, तेजी से परिवर्तन कर दिया समाज को, है ना। उस ऐतिहासिक घटना को भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे। थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रसिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। और हम रूस की क्रांति से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो समाजवाद है वो समाज को बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका अदा करता है, और किस तरह से 20वीं शताब्दी के समाज के विचारों को एक आकार देता है। ये हम रूसी क्रांति से पढ़ेंगे, रूस की क्रांति से पढ़ेंगे। बच्चों, आज के लिए ये एक इंट्रोडक्शनल वीडियो था, जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। और हम इसको बच्चों जो है कल इसकी शुरुआत करेंगे। आज का वीडियो इतना ही तक, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी बच्चे हैं, आप 9th वाले एक दूसरे को शेयर करो और बताओ कि सर ने जो है नया चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ओके, गुड नाइट।